तो हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में आगे बढ़ते हुए कुमार भवेश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर नेशनल वॉइस। मैं उनका रुख करती हूं। सर, ब्रेक के बाद सभी का वर्जन आया है और सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि अच्छा प्रदर्शन उनका होगा, बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा। लेकिन ये जो पूरा गणित है, जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का, जो सियासी आंकड़े हैं, जो जातिगत आंकड़े हैं, जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्या कह रहे हैं? वोट ट्रांसफर को लेकर जो आशंकाएं हैं इस गठबंधन में, वो कहां पर ठहरते हैं? देखिए सुब्रा, जो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है उसको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बात आ रही है कि उसके अंदर घबराहट है या उसको लेकर एक चिंता है, तो इसीलिए आ रही है क्योंकि जातीय आधार पर ये गोलबंदी एक मजबूत गोलबंदी मानी जाती है। जैसा मनोज जी ने कहा भी कि हमारे साथ जो है पिछड़े हैं, दलित है और अल्पसंख्यकों का एक धागा भी काम करेगा, लेकिन इस नैरेटिव को जनता तक लेके जाना, ये ठीक है कि ये एक फार्मूला फूलपुर में, गोरखपुर में बहुत ही कामयाब फार्मूला साबित हुआ था और उसके नतीजे से ही उत्साहित हो कि ये गठबंधन एक शेप ले पाया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन को, जो मायावती और अखिलेश के बीच में हुआ है, इस गठबंधन को जनता के बीच में ये लोग किस नैरेटिव के साथ लेके जाते हैं, किस मुद्दे के जरिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है, जो अगर डेढ़ साल पौने दो साल का जो योगी का शासनकाल रहा, इसको लेकर जनता के बीच में किस तरह से जाते हैं और अपनी बात को कैसे जनता के बीच में ये भरोसा दिलाते हैं कि वो सिर्फ जातीय आधार पर गोलबंद तो हुए हैं, लेकिन उनके पास एक नेशनल लेवल पर एक रोड मैप भी है। वो देश को ये देना चाहते हैं, देश के लिए ये करना चाहते हैं। इन मुद्दों पर उनकी गोलबंदी है और ये इस नज़रिए से साथ आए हैं और अपनी सारी पुरानी दुश्मनी को भूल के आए हैं। ये बताना पड़ेगा। उस बताने के और उसको बताने का क्या तरीका होगा, वो बात कितनी गहराई से जनता के बीच में पहुंचती है, उसका एक्सेप्टेंस किस तरीके से सामने आता है, उस पर ये इनकी बात बनेगी। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक बात कही जा रही थी कि महागठबंधन की एक तस्वीर बनेगी जिसमें कांग्रेस भी साथ में आएगा, और कांग्रेस के नहीं साथ में आने से हालांकि एक बात कही जा रही है कि एक ऐसा फार्मूला जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या कहें कि एनडीए की जो सरकार है, उसके खिलाफ में एक ऐसी मोर्चेबंदी की जो बात पहले आ रही थी, उसमें एक बिखराव देखा जा सकता है, या एक कह सकते हैं कि एक डबल माइंडेड है कि एक फॉर्मूला ये है कि जो एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस मोर्चा बने, और जो ये शुरुआत हुई है जिसमें कांग्रेस को भी अलग रखा गया है, और मायावती ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से टारगेट किया है कांग्रेस को, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत में ये लोग एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस अप्रोच लेकर चलेंगे। लेकिन क्या बाद में ये जब रिजल्ट्स जैसे आता है उसमें क्या किस तरीके से, क्या कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी या कांग्रेस अपने जब चुनाव प्रचार के लिए निकलेगी और जैसा कि उसको 3 राज्यों में अच्छे नतीजे मिले, तो उन राज्यों से जो नतीजे आए हैं उससे उत्साहित है, क्या जनता के बीच में ये मैसेज गया है, क्या इनका वोट आधार जो उत्तर प्रदेश में या बाकी प्रदेशों में, क्या उस आधार पे कोई राहुल गांधी को लेकर कोई उम्मीद जगी है, कोई बड़ी उम्मीद जगी है, जो वार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, या इनके 4 साल की 5 साल की नाकामियों को जिस तरीके से गिना रहे हैं, उसमें जनता किस तरह से भरोसा पैदा करती है और इनकी तरफ कितना आकर्षित होती है जनता। ये सारी इन चीजों पर डिपेंड करेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो है ही, क्योंकि एक जो परिस्थिति बनी है, शुरुआत जो हुई है वो शुरुआती हाँ। फीचर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये गोलबंदी है, और यहाँ से एक चुनाव का एक रंग दिखाई दे रहा। ये रंग कैसे आगे किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग पर भारी पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। हाँ, लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि जमीन पर कितना कारगर होगा गठबंधन, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करें। सिर्फ पार्टियों का मिलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के दिलों का मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो बार बार संदेश देने की कोशिश है, चाहे अखिलेश यादव की ओर से या मायावती की ओर से, उससे किस तरह का मैसेज जाता है? मैसेज एक पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव वे भी, कि कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है कि पता नहीं जमीन पर कितना काम कर पाए। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज तो है। अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज देने की कोशिश की, और आज मायावती ने अपने जन्मदिन पर इसको कहा, अपने वोटरों को उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि ये हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट होगा।
और ये मैसेज देना कि आप लोग जमीन पर मिल के साथ लड़िए। ये चूंकि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो बसपा का वोटर है, उनके बीच में अगर देखा जाए तो जमीन पर बहुत टकराहट रही है। लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर और फूलपुर में एक इन दोनों का साथ दिखाई दिया, और जिस तरीके से आज भी जन्मदिन के दिन समाजवादी पार्टी खेमे में ऐसी तस्वीरें भी आ रही है जिसमें चूंकि आज मायावती का जन्मदिन सिर्फ नहीं है, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का भी जन्मदिन है, और वो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डिम्पल यादव और मायावती का साथ मिली हुई तस्वीर के साथ एक जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेशन चुनाव में आगे तक ये बनाए रखे ये दोनों नेता और पार्टी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पे, तो निश्चित रूप से ये जो वोटों के ट्रांसफर की बात है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत ये आने वाली है कि कांग्रेस अलग है, उसका कैसे नैरेटिव होगा, उसका वो बात कैसे जनता तक सुरेंद्र जी पहुंचती के है। पास जाऊंगी, लेकिन मनोज यादव जी, जो बात अभी कुछ देर पहले कही है जेपी पांडे ने, उसका जवाब आप दीजिए। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये कैसा गठबंधन है, महागठबंधन। ये लोग बोल रहे थे कांग्रेस के बगैर क्या गठबंधन कर रहे हैं, क्या कर लेंगे। देखिए सुब्रा जी, आपको याद होगा 2014 और 2017 बीजेपी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए उत्तर प्रदेश में अलायंस में चुनाव में गई और जीती, 17 में अलायंस में गई और जीती। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने कभी ये बात कही कि आपने अपना दल के सोनेलाल पटेल ने अपना दल ने क्यों बीजेपी से गठबंधन कर लिया? उन्हीं सोनेलाल पटेल जी पर जिसने बीजेपी की सरकार में उनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, शरीर की मतलब सैकड़ों हड्डियां चकनाचूर कर दी थी इलाहाबाद में, किस तरीके से, और गठबंधन हो गया दोनों, अनुप्रिया पटेल जी का बीजेपी का। हमने कोई टिप्पणी की नहीं की, लेकिन बीजेपी क्यों अलायंस पे बार बार ये बात कहती है? जैसे अभी सिद्धार्थनाथ सिंह की बात आप करें, क्यों कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को लिया नहीं लिया, ये किया नहीं किया, ये कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। आप तो 2019 के अंत तक इस देश को नया भारत बनाने की बात कर रहे थे। और नया भारत कैसा? न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं कितने सारे भारत थे उसमें। मोदी जी का सब हवा हो गया, उसमें कुछ शेर भी था, शेर के शरीर में कुछ पता नहीं क्या क्या घूमता था। मैं उससे पहले तक तो कुछ और ही देखता सुनता था। खैर, मैं एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी के लोगों को बता दूं, यही हमारी ओपन स्ट्रेटजी है। अगर काम कर सकते हो तो कर लेना। 2012 का जो दोनों पार्टियों का वोट परसेंटेज रहा, वो लगभग 55 से ऊपर जाता है। विधानसभा के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनके साथ हम 55% प्लस पे जाके चुनाव लड़ेंगे। अगर आप इसको क्रॉस कर सकते हो तो खूब ठीका टिप्पणी करो। वैसे मैं चाहूंगा 2-4 बार सांप छछूंदर वाला एक बार और बोल दो ना, तो जो मैसेज जो हमारे आदरणीय एडिटर साहब कह रहे हैं, जो मैसेज हम हो सकता ना पहुंचा पाए, वो निश्चित रूप से जनता तक पहुंच जाएगा कि इस प्रदेश के बहुसंख्यकों को आप किस तरीके से अपमानित करते हो। नहीं, इतना आसान होता है क्या सुरेंद्र जी, इतना आसान होता है क्या कि कागजों पर हम देख रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज है सपा का, ये बसपा का, इन दोनों को मिला दो तो बीजेपी पर भारी पड़ गया? क्या जमीनी हकीकत इस तरह काम करती है? सुब्रा जी, मैं बताऊं, ये जो अर्थमेटिक है वोटों की, ये जब हारते तब भी उतने ही परसेंट लगभग रहता है, जीतते तब भी उतने रहता है। यूनाइट होते तो बढ़ जाती फोर्स। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की है। अभी तक चुनाव डायरेक्ट होने की संभावना थी अगर कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल होती, बीजेपी वर्सेज महागठबंधन। अब 3 गठबंधन होंगे, बीजेपी जो भी उसके साथ 1, 2, 3, 4 पार्टियां रहेंगी, सपा बसपा एक है ही है, और कांग्रेस भी गठबंधन ही बनाएगी, अकेले वो चुनाव मैदान में नहीं जाएगी। तो अब 3 गठबंधन उसके सामने होंगे। तो पब्लिक किस गठबंधन, देखिए पिछले अगर 2 चुनाव देखे 2014 और 2017, तो एक तरफा झाड़ू लगाई जिधर लगाई। अब अगर मान लिया पब्लिक इसी मूड में आ गई कि नहीं हम भाई ये मिली जुली सरकार नहीं बनने देंगे, तो पता नहीं इस 3 गठबंधनों में किसके पक्ष में चली जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वोटों का गणित लगाया जा रहा है, और दूसरा ये जो सपा बसपा गठबंधन है, देखिए हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, जिस पर अभी संकेत किया भावेश जी ने, कि सबसे ज्यादा धरातल पर संघर्ष बैकवर्ड्स और दलितों में ही है, आज से नहीं शुरू से है। ठीक है, नेता है, दोनों स्ट्रांग नेता है। मायावती की तो खैर भाई वो वोट ट्रांसफर करा लेती, अखिलेश यादव ट्रांसफर कराने की कोशिश में लगे हैं।
आप फूलपुर और गोरखपुर को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो दो नए चुनाव एक झटके में हुए जिसमें योगी और मौर्य दोनों के प्रति नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण था। अकेले वो सिर्फ गठबंधन शायद वो उतना काम न करता, लेकिन अब 80 सीटों का मामला है। तो अब ये गठबंधन में इनके कार्यकर्ता साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तीसरा देखिए, वोटर साथ रहेगा कि नहीं। हाँ, फिर तीसरा देखिए, अभी जो टिकट बचेंगे, हाँ। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेंगे वो कहाँ जाएंगे? शिवपाल के पास जा सकते हैं, ठीक, कांग्रेस पास जा सकते हैं, भाजपा में तो उस इलाके का जो लेकिन नेता 25 का साल पहले जो समर्थक हुआ है, था सर, क्या वो इतिहास खुद को दोहरा सकता है? क्या वो परिस्थितियां आप देखते हैं बनते हुए? जी क्या पूछा आपने? 25 साल पहले जो हुआ था, हाँ, क्या फिर से एक बार वो नहीं हो सकता है? नहीं, लेकिन देखिए 25 साल पहले हुआ था तो इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था, और वो नया पहली बार का एक्सपेरिमेंट था। तब तक बीएसपी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, एक खास वर्ग की वो नेता मानी जाती थी। मुलायम सिंह ने एक्सपेरिमेंट क्या जोड़ा कि अगर हमारे बैकवर्ड्स और ये मिल जाए तो वो उन्होंने कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं पाली थी, सरकार बना ली थी। एक्चुअली सारी चीजें एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती। 25 साल पहले बहुत अलग तरह का हाँ, माहौल वही था। आज एक छोटी सी घटना की प्रतिक्रिया किस तरह से होती हाँ, है तब और वो कैसे चीजें कोई बदल सोशल जाती हैं। मीडिया नहीं था, कुछ तो नहीं इसलिए था। 25 साल पहले की सिचुएशन और थी, आज जो है मीडिया है और बहुत सारी चीजें, एक एक गलती किसी भी पार्टी की एक गलती जी, बहुत मैं बड़ी सहमत बन हूं सकती आपसे, है ये और मैं कहना माहौल चाहता इधर जाते हुए माहौल दूसरी तरफ घूम सकता है। लेकिन तो कुछ लोग ये भी बहुत कह रहे सारी हैं कि चीजें 5 बदल साल जाती हैं। पहले जो परिस्थिति थी वो भी अब नहीं है। 5 साल पहले जो था, अगर बीजेपी ये सोच रही है कि अभी 2014 वाला माहौल है तो वो भी नहीं है। अगर 25 नहीं, साल नहीं, पहले ये का बात माहौल नहीं बीजेपी है, को ही मालूम, तो ये माहौल नहीं 2014 है। का माहौल भी नहीं है। ये बात बीजेपी को ही मालूम है कि ये माहौल नहीं है। ठीक है। इसीलिए जयप्रकाश पांडे जी, लेकिन सवाल अब ये है ना कि अगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, अगर इस गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन महत्व तो आप लोग ही दे रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर रैली में सुना है, प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे थे कि अगर काम नहीं किया है बीजेपी ने तो गठबंधन क्यों हो रहा है। तो इस तरह के बयान जब आते हैं तो यही लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो रहा है कि अगर वोट परसेंटेज मिल जाए तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, ये शुभ्रा जी, हम लोग तो जनसंघ के दौर से, जब स्वर्गीय अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, तब एक सांप्रदायिक वाला मसला चलता था कि सांप्रदायिकता के आधार पे बाकी सब लोग एक हो जाए, और कई बार सरकारें भी हमारी गिरी। अभी मोदी जी, मोदी हटाओ एक मिशन चल रहा है, तो मोदी जी या हमारा नेतृत्व तो यही कह रहा है, जब हम ही साझे शत्रु हैं और आप सभी लोग एक मंच पे आके हमको चुनौती देने वाले हैं, तो फिर कांग्रेस कहाँ गई? अगर आप मानते हैं कि हम ही से लड़ना है तो उन्होंने वजूद। और दूसरी चीज जो आप ये 93 का बार बार जिक्र कर रही थी, भावेश जी भी कह रहे थे, 93 में 2 एंगल अलग था। एक तो उस समय यूपी बिहार में गंगा घाटी में सामंतवाद सबसे ज्यादा यही है, और यहां तब शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नेतृत्व थे, चाहे वीर बहादुर सिंह नारायण दत्त तिवारी रहे हों उसके पहले, या वहां जगन्नाथ मिश्रा सहित ब्राह्मण क्षत्रिय, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूं, यही लोग मुख्यमंत्री थे। इनके विरुद्ध जब आह्वान किया काशीराम जी मुलायम जी ने, तो साझे दुश्मन के विरुद्ध लोग एक हो गए थे। लेकिन अभी जैसा दुबे सर कह रहे थे कि 20 सालों में अगर आप जो गांव से थोड़ा भी टच रखता होगा, तो नेचुरल रूप से सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई है वो पिछड़े और दलितों के बीच में है। इसीलिए मायावती जी को 3 बार कल भी कहीं, आज भी कह रही हैं, और अखिलेश जी को भी कहना पड़ रहा है कि हमारा अपमान, इनका अपमान रूट लेवल पे ये। और मायावती जी ने खुद कहा कि मैं तो ट्रांसफर करा देती हूं वोट, लेकिन हमारे दल को ट्रांसफर नहीं होता है। वो एक हकीकत है। नहीं, लेकिन पांडे जी वो बात उन्होंने कांग्रेस के लिए कही कि कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन करके देखा है, कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता। ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे आप जनता को, तो मुझे लगता नहीं है कि नहीं, कंफ्यूज कर पाए। वो तो देखिए कांग्रेस के बहाने, भावेश जी आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। आज प्रदेश का नेता, मायावती जी प्रदेश की नेता है, अभी भी आज फिर कांग्रेस पे हमला किया। और कांग्रेस का विषय आप देखिए, कांग्रेस का विषय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वो उठा रहे। उस दिन उन्होंने नहीं बोला, जब उनका कमलनाथ जी का कमेंट आया था, वो कांग्रेस और शिवपाल के बहाने अखिलेश को बेइज्जत कर रही है मंच पर। मनोज यादव जी, ऐसा नहीं है, इसका आपका जो है क्या क्या कहां से ये लोग ले आते हैं। मनोज अपमान कर रहे हैं। अरे जिस दिन नेता एक दूसरे का सम्मान कर रहे होते हैं, इन संघियों की आंखों में अपमान झलकता है। गजब है। ये कैसे, कौन सी तरफ ये चश्मा कौन सा लगाते हो? क्या अंग्रेजों वाला चश्मा है क्या? मेरी आपकी आंखों पर क्या? वरना मायावती जी का चश्मा छोड़ गए। अरे ऐसा चश्मा होता है, ये फार्नर वाला चश्मा मत पहना करिए। एक बात जो मनोज जी, एक बात जो बीजेपी के खिलाफ में अभी जा रही है,
वो है 5 साल तक आपका केंद्र में शासन और यहाँ 2 साल योगी जी का शासन। ये भी कसौटी पे होगा। ये इसके बाद जनता को तय करना है कि ये जो 2 साल में इन्होंने जो किया है, जिस तरह की बातें हुई हैं, जो समाज में जो मैसेज गया है, जो जमीन पे काम नहीं दिख रहा है या जो आपको काम दिख रहा है, अगर आप अपने काम को प्रचारित कर पाएंगे कि हाँ हमने ये काम किया है, जो काम आपने वादे किए थे, जो वादे आपके रहे हैं, वो उन वादों की दिशा में आपने क्या काम किया असल वही है। वो दिखाएगा कि आपके प्रति कितना ठीक समर्थन है। मनोज बचता है। यादव जी, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए इस बात का कि दलित वर्सेस ओबीसी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो संघर्ष है उसका आप क्या करेंगे, और इसकी वजह से अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर क्या फायदा होगा इस गठबंधन का? देखिए, मेरे पास आंकड़े अभी नहीं है, लेकिन एक दावा मैं जरूर कर रहा हूं आपके चैनल पे। जब से देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से आज तक उत्तर प्रदेश में जितना एट्रोसिटी का केस दलितों के ऊपर, उसमें आंदोलन हो गए। अगर एट्रोसिटीज अगर लगातार बढ़ ना रही होती तो दलितों का आंदोलन ना होता। किस तरीके से अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और मारा कैसे जा रहा है? इनकाउंटर के नाम पे। अगर कोई अपराधी किसी छोटे अपराध का दोषी है और उसका इनाम बढ़ा के उसका इनकाउंटर कर दिया जाए तो एट्रोसिटी कहलाएगा, चूंकि उसके लिए तमाम सारी चीजें बनी हुई है, हमारा कोर्ट, न्यायालय, सब कुछ है। तो जो ये पिछला दलित जो एकत्रित हुआ है, अल्पसंख्यक जो उसको बांध रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है, समाज में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो चैनल पे भी नहीं आ पाता है। देखिए, उन सारी चीजों को एक मिनट, जनता ने गांठ बांधनी है कि ऐसी सरकार को हम हटा देंगे। अगर देश के परिदृश्य में देखिए तो स्टूडेंट को पिछड़ा आंदोलन ही नहीं समझ जाएगा। आप किस प्रदेश में की घटना का जिक्र कर लीजिए, पिछड़ा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से, मतलब के ऑडियो रिकॉर्डिंग से अगर राष्ट्रद्रोही होता है, बीजेपी के लोगों ने लगातार कभी झंडे को नहीं अपनाया, हमारा तिरंगा जो शानदार है उसको नहीं अपनाया। वो झंडे आपको महाराष्ट्रद्रोही वो झंडा महाराणा शिवाजी का है। अच्छा, आपके घर पे अगर आपके पिता का नाम है तो आप कहेंगे मनोज यादव का नाम नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, इनको अपने हिसाब से देश चलाना है। संवैधानिक झंडे का अगर आप कर सकते हैं तो उस पर नहीं चलेगा। लेकिन मैं वाले मूल बात का जवाब दे दूं, रूस का चश्मा इस चढ़ा देश का, आपको अपने देश का पुरखों का पिछड़ा मालूम है। दलित, ओबीसी, अरे आप ओबीसी को जानते ही नहीं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आपको आपकी हैसियत राजनीति बता देंगे। राजनीति के सुंदर तो होंगे, पिछड़े आप क्या बात कहते हैं? आपकी इनको पिछड़ा आंदोलन मालूम है, दलित आंदोलन मालूम है, मतलब बस ये है कि आवृत्ति बढ़ा दे, चिल्ला दे और सफाई का झंडा बुलंद कर दे। वाला नहीं डसेंगे, हम ऐसा डसेंगे कि आपका अरे वो तो खुद ही नीला हो जाएगा। परिवार बचा था, शिवपाल चाचा चले गए, जाता है ना, तो अब जाइए सफाई का महोत्सव बनाइए। इस बार शायद कुमारी उतर गई हो जाएगा, अभी कुमारी नहीं उतरी। मेरी भाषा याद रखिएगा, जब हम डसेंगे ना तो सब नीला हो जाएगा। याद रखना, दिल्ली के तख्तोताज से बदल दिए जाएंगे लोग। हम डसेंगे जरूर आपको। ठीक है भवेश जी, एक सेकंड। भवेश जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जल्दी से सर, उसके बाद मैं जाऊंगी सचिन रावत के मनोज पास। जी से मैं ये पूछना चाह रहा था, बहुत शोर शराबा हुआ, मुझे लगता है चुनाव, ये 2019 का चुनाव काफी शोर शराबा भरा भावेश जी आप विश्वास करती हैं, आप जरा ये बताइए, इनको तो छोड़िए, चलिए आपके सवाल नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पिछड़ों की क्या दशा है? पिछड़े स्थापित नहीं हो गए किसी दल में? कांग्रेस तो वंशवादी पार्टी छोड़ दीजिए। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। पिछड़ों की दशा इसलिए बहुत बुरी हो रही है। मैं जवाब दे दूं, पांडे जी। कागज पे बना बता दीजिए, देश में किसी यादव जी रुक जाइए, मैं जवाब देता हूं। पिछड़ों की बात नहीं अरे करता, भाई आप सवर्णों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक बात करिए और शांत हो जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बीजेपी अभी तो 40 साल के अखिलेश से बड़े हैं, प्रवक्ता बनने की वास्तविकता से हट चुकी है। सुचिता, देखिए, सजगता, शीतलता सब खो गई है। आप लोग एक बात शांति से समझ लीजिए इस बात को कि जनता किसी की बंधक नहीं है, और इस बात को अभी दुबे जी ने कहा भी कि ये जनता की परीक्षा है। और अगर आप लोग अभी ये जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, देश की लड़ाई अभी अलग रख लीजिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उसमें एक कंफ्यूजन तो बन गया है कि मोदी के खिलाफ 2 ध्रुव लड़ रहे हैं, 2 अलग अलग ध्रुव लड़ रहे हैं। ये इसको जनता कैसे लेती है, और आप लोग जनता के बीच में अलग अलग ही सही किस तरह का मैसेज लेके जाते हैं, वो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी ये समझ लीजिए कि पहला गोल मारा है आपने, गोल पोस्ट के करीब पहुंचे हैं, अभी शॉट लगाना बाकी है, और शॉट लगाने के पहले गोल तो बाद में करेंगे। शॉट लगाने के पहले आपकी रणनीति क्या होती है, आपके जो साथी खड़े हैं
गोल पोस्ट पर जो खड़े हैं मोदी, रोकने के लिए उनकी क्या रणनीति है, वो कैसे सामने आपके आते हैं, और आपके जो मैदान में आपके साथ जो है मोदी के खिलाफ लड़ता हुआ एक दूसरा खिलाड़ी भी है राहुल गांधी की टीम, उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन बनता है, या कैसा आप एक क्लियर एक डिस्टेंस लेके चलते हैं, या एक कहीं कोऑर्डिनेशन बनता है उत्तर प्रदेश में कि उन जगहों पे जहां पे आपकी ताकत मजबूत है वहां पे वो ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और पता चला कि ये जो है 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र में, दोनों मिलके भी जो है ये आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गलत नतीजे दे सकते हैं। आपका शानदार सवाल है और इसको मैं बहुत शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमारे लिए ना बीजेपी महत्वपूर्ण है ना मोदी महत्वपूर्ण है। वो जो हमें करना था वो हम कर चुके। आज की डेट से इस 15 जनवरी को मैं कह रहा हूं, 15 जनवरी से और 15 मई के बीच में हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य दल एक ही कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि हम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटरों को, इन 3 कंसर्न पे हम काम करेंगे। और इनको हो सकता है कोई नेता 5 साल से लगा हुआ उसको टिकट ना मिले, तो निश्चित तौर पे हमारा नेतृत्व तो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आने वाला समय 22 है। फिर उसके बाद सरकार, अगर हम सरकार में आते हैं तो किस तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं का क्या एजेंडा रहेगा, ये 3 कंसर्न के साथ दोनों पार्टियां चुनाव में जा रही हैं, जनता के बीच जा रही, बाकी ना बिल्कुल ये एक बड़ा कंसर्न है सभी दलों के लिए है कि चूंकि तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, बसपा के अंदर भी असंतोष आएगा जब टिकटों का, जब आपने देखा ना कि अभी कोई फर्जी किसी ने लिस्ट जारी कर दी थी जिसमें मायावती को दिखाया गया था, तो इस तरह की कोशिश होगी। और आखिरकार अभी जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा दोनों दलों की ओर से, तब जो है असली लड़ाई आपकी एक और शुरू होनी है, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को संतोष दिलाना। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है, संगठन का कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी है। निश्चित तौर पे ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है इस सर, काम को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सचिन जी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लंबे वक्त से जो प्रदर्शन खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप लोगों का रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जमीन पर आपका जो संदेश है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बार ऐसा क्या अलग कर रहे हैं आप लोग कि उससे उम्मीद जग रही है कि बहुत बेहतर और कमाल का प्रदर्शन करेंगे, कुछ चमत्कार होने वाला है? देखिए सुब्रा जी, हमारा एक जो विजन है, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार किसानों की, नौजवानों की आवाज़ उठाते हुए पूरे देश में उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज किसान, नौजवान सभी कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने में अहम योगदान दिया है। हम लोगों ने जो अपना जो एक विजन था उसको क्लियर कर दिया है। बाकी पार्टियां हैं, उनका विजन की बात है, वो लोग तो अपनी विजन की पार्टियां हैं, वो अपनी बात बताएंगी। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ स्टैंड है, साफ स्टैंड है कि हम लोग मजबूती से 80 सीटों पे तैयारी करने जा रहे हैं। हमारे लगातार ब्लॉक सम्मेलन, जिला सम्मेलन और मंडल सम्मेलन हो रहे हैं। प्रदेश सम्मेलन आदरणीय श्री राज बब्बर जी के नेतृत्व में आने वाले समय में पूरी रूपरेखा हम लोगों की तैयार हो चुकी है और हम लोग मजबूती से लोकसभा चुनाव में कोण बन रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए ये है। गठबंधन बीजेपी का भी है, गठबंधन इधर कांग्रेस भी गठबंधन के साथ आएगी, सपा बसपा भी है। वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि बीजेपी को वोट नहीं करना है तो किसको वोट करना है, बड़ी समस्या है। इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए सुब्रा जी, जहां तक गठबंधन की बात, हमारा आज तक रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी बसपा से प्री पोल कभी भी गठबंधन नहीं रहा है। हम लोग लगातार जो भी गठबंधन हम लोग लोकसभा के लिए हम लोगों ने बनाया है, वो अलग अलग दल लोग, पिछली बार भी हम लोगों के साथ में आरएलडी हो गई, वो हम लोगों के साथ लड़े, और जो भी अभी तक हमारा सपा बसपा के साथ में कभी गठबंधन नहीं हुआ है। उन लोगों ने गठबंधन किया है, उनकी पार्टी है, उनकी बात है, वो अपना विजन लेके जनता के बीच में जाएंगे। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है, नौजवानों, किसानों, महिला सशक्तिकरण का जो विजन है उसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। पिछली बार जब आप लोग साथ में आए थे विधानसभा इलेक्शंस में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रचार किया था और यूपी के लड़के इस तरह से खुद को संबोधित करके उन लोगों ने जनता से वोट मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या इसी वजह से डर था आप लोगों को कि इस बार भी जनता नकार देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी और बसपा भी वहां पे चुनाव लड़ी, उसके बाद चुनाव परिणाम आए, उन्होंने हमें समर्थन दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम लोग तो सीधे आज बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है,
तो हमारा तो सीधे जो लक्ष्य है वो ये नौजवानों का लक्ष्य है, किसानों का लक्ष्य है कि कांग्रेस भी प्रधानमंत्री कह रही है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस है और बीजेपी भी ये कह रही है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस है। फिर एक क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, विश्लेषक मान रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा महत्व है और ये एक बहुत बड़ा कोण है जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में सामने आने वाला है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए सुरेंद्र जी, जो ये जिगजैग की स्थिति बन रही है, जरा मैं इस पर समझना चाहूंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव आते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ठहरते हैं, मायावती से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, गठबंधन जो है वो बीजेपी को हराने में कारगर साबित होगा, हम भी साथ हैं, हमारा भी यही लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना। अब बिहार में देख लीजिए, कांग्रेस और आरजेडी साथ में है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है सपा बसपा के साथ नहीं है। तो ये जो जिगजैग की स्थिति बन रही है वो कितना नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी विरोधी जो पार्टियां हैं उनको? मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव यहाँ जो आए, उनका मुख्य उद्देश्य है कि मायावती को अपने राज्य में यूज कर सकें, क्योंकि दलित नेता उनके पास कोई बड़ा नहीं है, ताकि दलित वोट उनके पास रहे। सपा बहुत पहले वहाँ इसमें बिहार में थी, बाद में उसको छोड़ दिया गया, बीच में भाग गए नेता लोग, अब उसका वहाँ कोई बहुत अस्तित्व नहीं। लेकिन एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि मायावती आज भी इस देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, उनको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं। तो एक तो दलित वोटर को करने के लिए कांग्रेस वहाँ उनके लिए समस्या है, लेकिन कांग्रेस का उनके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखिए पिछले 20-25 साल से लालू यादव चारा घोटाला कांड से लेकर के और अभी जो ईडी और सीबीआई ने रेड्स किए इनकी मां पर, खुद तेजस्वी पर, कांग्रेस ही उनके साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही है। तो कांग्रेस को छोड़ पाना तेजस्वी के लिए मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मुलायम और ये मायावती और अगर अखिलेश दोनों मिलकर आकर प्रचार करेंगे, कुछ सीटें भी लड़ लेंगे, तो एक जो उनका वैक्यूम है लालू यादव के न होने का, उसको वो पूरा कर सकेंगे। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। यानी कि इस डिस्कशन से कम ये तो साफ है कि अभी समाजवादी पार्टी और बसपा, इन पार्टियों ने सिर्फ आधा रास्ता तय किया है। अभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन बाकी है और अभी प्रचार बाकी है, साथ में कार्यकर्ताओं को जमीन पर एकजुट होकर काम करवाना बाकी है। ये तमाम रास्ते जो हैं, अगर चुनौती से भरे हुए पूरे कर लेती हैं ये पार्टियां, तब माना जाएगा कि वाकई 2019 में बीजेपी को ये कड़ी टक्कर दे पाएंगी। लेकिन ये पार्टियां ये मानती हैं कि वाकई एकजुट होकर के गंभीरता के साथ न सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।